ESR की बात कर रहे थे अमाइंस कंपाउंड के अंदर। सेकंड रिएक्शन जो थी वो है नाइट्रेशन। पहली रिएक्शन हो चुकी थी ब्रोमिनेशन। हाँ, पहचान देते हैं। नाइट्रेशन में आप सब लोग लिखिए, समझाता हूं उसको। किसी भी एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो सबसे बड़ी खासियत यहां पे ये कि इसमें तीनों कंपाउंड बनते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक की एक वो रिएक्शन जिसमें तीनों ही कंपाउंड बन रहे हैं। और उसमें अगर एनसीईआरटी की डाटा की बात करें तो वहां पर यहाँ ऑर्थो जो बना है वो बना है 2%, जो बना है पैरा 51% है, और ये है 47%। इसको लिखे, समझाता हूं मैं आपको। एक मिनट, देखिए ऐसा है, 4 रिएक्शन है। 2 रिएक्शन जो अभी लिखूंगा बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन थी ब्रोमिनेशन, ये है नाइट्रेशन। कोई बता सकता है इस मिक्सचर क्या बोलते हैं? नाइट्रेट मिक्सचर। इस मिक्सचर से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है? NO2+। इसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। ये NH2 उसको जो है आदेश देगा, ए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आके बैठ जा। ऑर्थो पैरा तो हम जानते हैं बनते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक मेटा बनता है। लेकिन उससे ऊपर भी एक कहानी है जो कोई लोग नहीं सुनाते, जबकि ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और ये क्या मतलब होता है सुनाता हूँ। ये जो टेर ऑक्सीडेशन है, टेरी ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब होता है, एक शब्द होता है टार, अपने मतलब कोल्टार। कोल्टार जो होता है बेसिकली जो है गाढ़ा लिक्विड है, एक कलरफुल लिक्विड होता है। ये है क्या बेसिकली? बेसिकली होता क्या है, HNO3 और H2SO4 दोनों ही अच्छे ऑक्सीजन एजेंट हैं। ये उन रिंग का ऑक्सीजन करते हैं जिन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने फिनॉल में भी किया था। फिनॉल में पिक्रिक एसिड की यील्ड बहुत कम आती है। उसके पीछे वजह था कि HNO3 उस रिंग का ऑक्सीजन करता है, और हमने कहा था बेंजोक्विनोन बनता है। तो ये दोनों रिएजन इस रिंग का करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये टेर जो लिखा है, टेरी जो शब्द आपका आया है, बेसिकली आपका आया है बेंजोक्विनोन के लिए। ये बेंजोक्विनोन बनता है यहाँ पर, लेकिन एनसीईआरटी ने बस क्या लिखा, टेरी। उसने ये फिर लाल लिखा है, इसके साथ में ऑर्थो मेटा पैरा बनते हैं। ठीक, अब ये मेटा बना क्यों, उसके पीछे वजह जो है वो ये है कि इस मीडियम, यहाँ का जो मीडियम है एसिडिक है, और हमें पता है कि अमाइन जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो ना ये आपका बेस है और ये आपका जो है एसिड है, तो ये आपका एसिड है। इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा सोल्ट, मतलब बन जाएगा ये। एक होता है अमोनियम आयन NH4+, एक होता है हाइड्रोनियम आयन HCO+। तो आप ये जो पीछे ये लगाते हो ईएम, ये जो ईएम शब्द आया है वो इसके साथ में जो तब लगता है जब उस पर चार्ज क्या आया, प्लस चार्ज। NH3 जो होता है बच्चों एक डीजी ग्रुप है, क्या है? डीजी ग्रुप। डीजी ग्रुप होगा तो ये है मेटा डायरेक्टिंग। तो ये एनिलीन अपने आप में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन मीडियम की वजह से ये बनाएगा ये। तो जब तक एनिलीन जिंदा रहेगा ऑर्थो पैरा बनाएगा। जैसे मीडियम में आपका जो है एनिलीन आयन बनना शुरू होगा तो उसे मेटा भी बनेगा। क्या आपको ये समझ में आया? क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर, एक मिनट रुके, इस रिएक्शन की खासियत क्या है, क्या है स्पेशलिटी है? कल एक रिएक्शन हुई थी कपलिंग रिएक्शन, उसकी क्या खासियत है? कपलिंग रिएक्शन खासियत ये थी कलरफुल कंपाउंड बनते हैं, पहली खासियत। दूसरी खासियत ये थी कि वो पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन है।
इस रिएक्शन की ऑर्गेनिक की अपने सिलेबस में एक ही ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑर्थो मेटा पैरा बना रखा है एनसीईआरटी ने। मेटा के लिए जो जिम्मेदार जो है जो स्पीशीज है वो है एनिलीनियम आयन। क्या आपको ये समझ में आया? इसको आप लिखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करिए आप। अच्छा, ऑर्थो मेटा पैरा और टेरी, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा बनता होगा? पैरा बनता है। गलत जवाब। इस रिएक्शन का जो मेन कंपाउंड है वो ये, ठीक। अब इनमें से जो बनता है ना, इसका जो बन रहा है, मान लो ये 5 किलो हो, ये 1 किलो बन रहा है, उस 1 किलो के अंदर परसेंटेज क्या है वो आंसर मेंशन कर रखा है। हालांकि इतना कोई पूछता नहीं जो में, लेकिन बता रहे आंसर साफ सच लिखा है कि ये आपका बनता है जो है टेरी, जो है उसमें मेन कंपाउंड है। अब ये जो बन रहा है उसमें ऑर्थो मेटा पैरा बनता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेटा कंपाउंड ये बनता है, उसके लिए क्या रीजन क्या है? बोलो आप एक बार। ये याद रखना आसान है, मैंने 2 नाम इसलिए लिखे हैं
कि एंजिलीन पता है तो एंजिलीन आयन पता है, अरे हाँ है ना, ठीक है। ये मेथड एक्टिंग क्यों होता है, इसको एनएस आप मैं बहुत अच्छा पेज फंसता है बच्चों का, ये माइनस ही शो करता है, रेजोनेंस शो नहीं करता है। तो ये मेथड एक्टिंग कैसे होता है, इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना बना के देखना होता है। ऑर्थो मेटा पेरा पे आप लगाएंगे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, वो मेटा वाला स्टेबल होता है। हटाइए, बात करते हैं यहां पर ए में क्या बनेगा। हाँ, NHCO ना, अब बताओ क्या बनेगा। पेरा वाला ये क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी ने, नो यहाँ पर NHCO और मेटा पे क्या जाएगा, NO2। अब यहां पर रुको, ये यहां पे अब ये एक अमाइड है, CONS2 अमाइड, अमाइड कंजूस बेस होते हैं, तो यहां पर अब जो है सोल्ट नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पहला वाला बन जाएगा। और यहां पर पानी से हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, तो यहां जाएगा NH2 और यहां जाएगा NO2। ये ऐसा कि लास्ट दो रिएक्शन इधर सल्फोनेशन की बात करते हैं। अच्छा, इससे कौन सा इलेक्ट्रोड बनता है, SO3H+ है ना, SO3 या फिर SO3H+। मैं रुको रुको अभी, ऑर्थो मेटा पेरा, सॉरी ऑर्थो पेरा की बात करते हैं तो नो मेजर अब कहा गया पेरा वाला, SO3 रुको, SO3 यहां आया H, इसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड, जो सल्फर ड्रग्स होती हैं, एक मेडिसिन पढ़ेंगे आप MBBS में, तो एक सल्फर ड्रग्स जो है बहुत सारी रिएक्शन, बहुत सारी डिजीज के अंदर काम आने वाली ड्रग्स होती हैं। तो सल्फेनिलिक एसिड जो है एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जिससे वो ड्रग्स बनती है। मैं बीच में छोड़ रखा है, बताता हूं अभी। ये एसिड है, सो ये बेस है और ये एसिड है, तो ये अपना प्रोटॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। तो नाउ यहां आ जाएगा NH3+ और यहां आ जाएगा SO3-। बच्चों इसको बोलते हैं हम ज़्यूटोरेंस, क्या बोलते हैं इसको, रेंस। अब यहां बीच में क्यों छोड़ रखा है मैंने, बच्चों ये एसिड है और ये बेस है, तो इनके अंदर भी तो रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पर एन मतलब देखो, ये अपना एच सप्लाई करे उसको, तो 3H हो जाएंगे इसके पास, ये अपना H पर सप्लाई कर देगा, तो यहां पे आपका आएगा HSO4-। अरे है ना, ये बन गया सोट। ये रिएक्शन यही आगे स्टॉप हो जाती है, आगे जाती नहीं है जब तक कि 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म नहीं करूंगा, सोल्ट तोड़ूंगे नहीं तो काम होने वाला नहीं है। अगर आपको टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो ये रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गई है। बेंजीन पर NH3+ है, इसका नाम क्या होता है, लिखा है उधर, एंजिलियम आयन। अरे है ना, सोल्ट यहाँ पे बनेंगे, मैंने वो मेंशन नहीं कर रखा, यहाँ पे भी ये बना है। तो यहां से पता है ये बनता है, पता है 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में टूटेंगे ये, यहां से निकलेगी SO3 गैस निकलेगी, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो सोल्ट बिखर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जिंदा रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन था, हाँ SO3। तो इसके में SO3 ये हो या ये हो, दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो गर्म करने पर इलेक्ट्रोफाइल जिंदा रहेगा, सोल्ट ब्रेक हो जाएगा, अल्टीमेटली जो है बन जाएगा। फिलियरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ये पहले लिखा है, अगेन लिखा है यहाँ पर। आपने लाला को भेजा, जाओ लाला खचा करके आओ, बोलो एक बार, जाओ लाला खचा करके आओ। लेकिन लाला जो है यही बिजी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है लुइस बेस है, ये लुइस बेस है और ये आपका है लुइस एसिड है, इनके बीच में लोन पेयर है, सप्लाई कर खा जाएगा, इसको लोन पेयर सप्लाई कर देगा। लाला को चाहिए लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है, तो इनके बीच में हो जाएगा, तो नो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, तो बेंजीन के ऊपर आया प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, तो सोल्ट जो होता है, सोल्ट में ये बेंजीन डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये एंजिलीन फेयर का फ्रैक्शन शो क्यों नहीं करता है, क्या कभी पहले लिखा है, पहले लिखा हुआ है, अगेन क्वेश्चन करवाया, ये दे रखा है, ये बहुत बढ़िया असेसमेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये हो चुका है, अब बात चैप्टर खत्म, इसके अंदर एनसीईआरटी की बातें नोट कर लेते हैं जी। टेरी में क्या होता है, ये जो HO3 और HSO4 है ना, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है। ये कौन सी रिंग का करते हैं भाई, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन +5 में है, सल्फर +6 में, तो ये उस रिंग के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ये खा जाएगा जिस रिंग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ये खा जाएंगे, तो उसका क्या करते हैं, उसका करेंगे ऑक्सीडेशन, चाहे एंजिलीन हो चाहे फिनॉल हो, दोनों का ही बनाते हैं बेंजोक्विनोन। एंसर लिखा नहीं है, ऐसा सिर्फ लिखा है टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, मतलब वो जो है गाढ़े किस्म का कलर बनता है, तो ये आपका गाढ़े किस्म का कलरफुल कंपाउंड है ये। साथ में ESR भी हो गए, तो ESR में जो चीज बनती है उसमें ऑर्थो मेटा पेरा बनता है। अब ये मेटा का सरप्राइज क्या है, तो उसके लिए उसने रीजन लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है किसके अंदर। हाँ एक्चुअली मेटा, ये सोट अगर रहता
तो मेटा बन जाता। लेकिन 200 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस उड़ जाएगी SO3, तो ये सोल्ट टूट जाएगा। तो सोल्ट टूटेगा, उस कंडीशन के अंदर जो है रिएक्शन आगे जाएगी। तो सोल्ट जो है, अगर मान लो इसको मैं गर्म कर दो 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये सोल्ट फिर बिखर जाएगा, फिर वो रिएक्शन नहीं होगी। एनसीईआरटी का पॉइंट, पहला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, आपको मैं कुछ कॉमन नेम दे रहा हूं, आप लोगों को उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। वैसे उसका गदड़े एल्डिया कीटोन में था वो तो। मजे ले रहा है तू मेरे? क्या ये चुनौती दे रहा है? हाँ हाँ हाँ। अब कैसे मटर बनेगा यहाँ पर? ये एक्चुअली क्या होता है कि ये प्लस चार्ज जो बना है ना, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो गई है। अगेन ये बन गया है, जुड़ायंस बनने के बाद फिर रिएक्शन कोई नहीं पूछ रहा है, और 2 स्टेप के अंदर पूछ रहा है। एनसीईआरटी में कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, वो मैं लिखूंगा, तुम लोग सो जाओगे, तुम्हें लिखने होंगे। अलाइल अमाइन, जहां से चेपना है चेपो, लेकिन डायग्राम तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। हाँ, अब तो अपने वाली फीलिंग आती है ना यार, लगता है परिवार का ही है अपने। मेरे ही बच्चे। सही बात है। लिखो भाई, डायग्राम बना दो। हम्म, हमें बिगाड़ के खुद सुधर रहे हैं। मुझे पाप लगेगा मेरे को ना, मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया यार। पुण्य लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। कॉलेज में जाऊंगे, सीनियर बोलेंगे वाह, क्या सब बच्चे सीखे सिखाए बच्चे याद रखे हैं यार। नहीं, इसमें तो पूरे गारंटी कि उनको तुम सिखा के आओगे। सही बात है, माइनस माइनस रिपल्शन हो जाएगा भाई। अरे जिसको जो करिए जल्दी से, बायोमिल की शुरुआत करते हैं आज, जल्दी से निपटाइए उसको, पहला पॉइंट। हाँ, डिस्कशन डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन डायग्राम बनाने हैं।
एलाइल अमाइन नहीं बन रहा है, दिक्कत आ रही है। मत देखो, एनसीईआरटी में दिक्कतें आ रही है तो सीखोगे उससे, वो मैं लिखूंगा इस लिखूंगा, और क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो है तुम नहीं लिख पाओगे तो तुम्हें दुकान पे चाबुक मारने वाला हूं मैं, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन नहीं देखना है, टिप क्या रहे हो, टिपना थोड़ी लिखना था एक बार। हाँ लिख लिया, क्या कर रहा है, चेक कर रहा है क्या? एलाइल शब्द जानते हो? एलाइल शब्द क्या होता है बताओ? CS2 डबल CH ना आपको CS2, ये फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये दिक्कतें आती है, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये आपका फ्रेमवर्क है, यहाँ पे अगर OH लगाओगे बोलेंगे एलाइल अल्कोहल। यहां अगर तुम लगा था ब्रोमीन तो ये है एलाइल ब्रोमाइड। यहां तुम लगा दोगे NH2 तो यहाँ पर देगा एलाइल अमाइन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई? IUPAC क्या होगा बताओ इसका आप? IUPAC क्या होगा इसका? हाँ हाँ, प्रोप टू या इन या वन आएगा। हाँ ये आपका सही है बच्चों, ये फंक्शन रूप है। तो नंबरिंग यहां शुरू होगी 1 2 3, कहीं ऐसे जो जिन लोगों ने यहां से शुरू किया वो गलत है। समझ आपको आया? ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये दे रखा है अलाइल अमाइन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, वो चार ऑप्शन देगा। अब हेक्सा मिथाइल डायमाइन, भाई ने अलग ही गलत मचा रखी है। भाई ने जो है कुछ अलग कर रखा है यहाँ पर। ये है जो है NS2 और यहाँ पर भाई ने ऐसा कुछ कर रखा है NS2। गुड, साइंटिस्ट बनेगा ये। तुमने कुछ लिखा? NH2 CH2 यहाँ पे होल 6 कर दें। समझ पा रहे हो क्या है ये? और इधर भी आएगा NH2। समझ पा रहे हो भाई? NH2 CH2 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 छह बार CH2 बोला है, और उसके बाद लिखा है NH2। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। नहीं आ रहा है भाई? हाँ तो ये एक मिनट आप देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। एक शब्द आता है इधर इधर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, नहीं आ रहा है तुम लोगों को? इथाइलिन डायमंड लिखते हो वहां पर, वो ऐसे ही है, कॉमन शब्द है। आ रहा है भाई? बाइजेंटेट लिगेंड होता है ये, तो वैसे ही कुछ है ये। ऑर्थोडाइड्रोन तो कई बार हो चुका है, क्या बताइए? बेंजीन है, ये NH2 है या CH3 है, ये ठीक है, ये वाला पता है? ये भाई ये देखो मैं लिखा है इसलिए तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगा, ये हो चुका है। इसके अंदर बेंजीन है और उसके ऊपर क्या है? NaCO ठीक है। NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्या ये कंपाउंड बेस में सोल्यूबल है? बाबा गोला मार रहा है। ये हिंसबर्ग टेस्ट में आया था, नहीं आया था? सेकेंडरी अमाइन का एक कंपाउंड बनता है। अच्छा क्या लिखा हुआ? एन एन डाई मिथाइल, आपका बेंजीन सल्फोनामाइड। मतलब ये देखो, ये आपका N, यहाँ पर आपका R, ये R, ये आपका जो है SO, ये आपका जाएगा ऐसा, और ये आपका जाएगा बेंजीन, ये है। एक था BSC, याद आया? हाँ तो वही ये था, वहां बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड था, तो क्लोराइड को हटाकर हमने ये लगाया था, तो ये कंपाउंड है। ये बेस में सोल्यूबल नहीं, क्योंकि एक्टिव H नहीं है। नहीं आ रहा भाई? सल्फोनिक एसिड बताया ही था अभी। तो यहाँ पर बेंजीन है, ये आपका NH2 है, और ना यहाँ पर आपका SO3H है। ठीक है, ये अपना पॉइंट नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन मतलब पॉइंट लिखा हुआ आपको राइट रॉन्ग करना है।
जी क्वेश्चन नंबर 2-3 हो गया, पॉइंट नंबर 2-3 हो गया क्या भाई? हाँ, 10 पराठे पेल के आए हो, पानी पी रहे हो मॉर्निंग में। नाइट्रो कंपाउंड हैविंग अल्फा एच, जब नाइट्रो कंपाउंड के पास अल्फा एच होता है उसमें टोटोमेरिज्म हो जाता है। इधर नाइट्रो कंपाउंड में टोटोमेरिज्म नाम की चीज होती है, क्योंकि उसके बाद पोलर पाई बॉन्ड होता है अल्फा एच है। तो अल्फा एच जिसके पास है, अल्फा एच ये रहा, तो ना ये आपका बेस हो या फिर बेस या एसिड में सोल्यूबल होगा। ये क्वेश्चन आ रखा है नीट, अब एनसीईआरटी में नहीं, क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर, नीट के अंदर ना। यहाँ पे अल्फा एच है, हमने कहा ये सोल्यूबल होगा। यहाँ पे अल्फा एच नहीं है तो ये नहीं सोल्यूबल नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन ये रहा, इसके पास ये आपका सोल्यूबल होगा, ये कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है। क्या यहाँ तक ठीक है? एसिड बेस दोनों सोल्यूबल होगा क्योंकि टोटोमेरिज्म हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, किसमें एच बॉन्डिंग हो सकती है? हाँ, मोर यहाँ पे हमने कहा मोर यहाँ पर हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही यहाँ पर मोर एच बॉन्डिंग हो चुकी है, एच बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जितने एच होंगे उतने ही एच बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक भी एच नहीं, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे 2 एच है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सब ज्यादा होगी ना। इसके अंदर वैसे ही है, प्राइमरी में, सेकंड में, टर्शियरी में। अब एक बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 4, तो ये कई लोगों के पास इनको नहीं पता होता है, तो ये पॉइंट नंबर 4 और वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युबिलिटी। RnH2 ROH, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ इसका आंसर। इधर सुन लो, इधर भाई, उधर मत, यहां देखना है ना। बताओ अमाइन और अल्कोहल में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? हाँ, क्यों? हाँ, यहां पर पाएगा इसमें 2 देन 1। लॉजिक सुना कि 2 के अंदर मोर पोलर OH बॉन्ड था, ये लिखा है एनसीईआरटी में, मोर पोलर OH बॉन्ड लेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से एल्कोहल दूसरे एल्कोहल के साथ बढ़िया फ्रेंडशिप करेगा, अमाइन भी दूसरे अमाइन के साथ फ्रेंडशिप तो करेगा, लेकिन एल्कोहल के मुकाबले में ये कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्कोहल का। सॉल्युबिलिटी, एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है लेकिन उसको आंसर लिखा नहीं है। अमाइन जो होता है, ये कई लोगों को नहीं पता, मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। अमाइन सुन लेना, अमाइन का सोल्युबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट के। अच्छा, सोल्युबिलिटी किस में देखते हैं? हाँ, पानी में। पानी में मतलब पानी के साथ इधर देखो, RnH2, ठीक, लोन पेयर, यहाँ पानी का OH चिपकाया, ROH, नो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे H और ये OH। देखो सुनता हूँ, क्या हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन के पास, पानी के हाइड्रोजन के पास पोलर चार्ज है क्या? क्या ये बॉन्ड पोलर है पानी? क्या पानी पोलर होता है क्या? तो ये आपका ये लिखा प्लस चार्ज। अब पानी के साथ सोल्युबिलिटी किसमें देखते हैं? पानी, कौन पानी के साथ जल्दी फ्रेंडशिप करता है? ये है
तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, किसका कौन पहले सप्लाई करेगा? तो एनसीआर ने डाटा दिया है, उसने कहा इसकी होती है 3, उसकी होती है 3.5, कौन पहले सप्लाई करेगा बताइए? क्या ये सप्लाई नहीं करेगा? तो इसका एच बॉन्ड जल्दी बनेगा, तो जल्दी बनेगा इसलिए अमाइन की सुलबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू एल्कोहल से। नहीं आ रहा है भाई, लिखो इसको। दोनों का मैंने आपको लॉजिक बताया। लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी का, ईथर और डाइमिथाइलामाइड डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी ने, और मैं एंगल पूछ रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, यहां पर इन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा? नाइट्रोजन भी sp3 है। मान लो एक ऐसा सोच लो कि पेपर में आया है और हमें दोनों के डाटा एनसीईआरटी दे रखे हैं। अब ये भी तो नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी नहीं है, आपको इसका एंगल सोचना है। दोनों ही यहाँ पर ये कार्बन, ये नाइट्रोजन भी sp3 है और ये ऑक्सीजन भी आपका sp3 है। ठीक है, मेथड क्या देगा तुम बताओ ना, सट्टे मारो ना। ये पहले बता चुका हूं मैं। हाँ, ये 111 का एंगल है यहां पर। 108 देख देख के बता रहे हैं, ये 108 का एंगल है। लिखो इसको। ये चैप्टर खत्म होता है। एक काम करते हैं, बायोमोलिक्यूल शुरू करूं उससे पहले एक काम करते हैं। पीओसी का जो चीज एड ऑन हुई है, मैं पीओसी को सब सारे का मैं लिखवा देता हूँ। 5 है तो आपके पास एक जो है, मतलब हार्डली एक पेज के अंदर सब कुछ टेस्ट रहेंगे। जो उसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा है उसकी भी नोट कर लेंगे। बात करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी की बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा 4 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बच्चों पहला जो टेस्ट है उसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और एक आपका आता है बेयर्स टेस्ट। इन दोनों ही टेस्ट को बोलते हैं बच्चों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। और जो एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल मैनुअल है उसमें ये बात लिखी बहुत अच्छे से कि दोनों टेस्ट कोई दे देता है तो ये बात कंफर्म होती है कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि ऐसे कई कंपाउंड हैं जो ब्रोमीन वाला टेस्ट देते हैं, जैसे फिनॉल है कोई दे देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कार्बन डबल कार्बन जो है बेंजीन वाला कार्बन कार्बन बात नहीं करें, नॉर्मल बात करें, ओलिफिनिक की बात करें, एसिडिक की बात कर रहे हैं। दोनों टेस्ट को देता है उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा फिर आपका है एल्कोहल। एल्कोहल का पीओसी तो पहला हमने किया था वो था लुकास टेस्ट। फिर आया था विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी का जो मैनुअल है उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं उसको मैं लिखवा देता हूं। विक्टर में टेस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? आरबीसी। ठीक, उसके हेलोफॉर्म उसमें लिखा हुआ आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्कोहल में लिखा हुआ है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्कोहल में कौन से ग्रुप को चेंज करेगा? CH3, यहां आएगा OH, पाएगा H, ये आपका ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनमें ये वाला फ्रेगमेंट होगा तो वो भी हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट से अलग अलग कर सकते हैं। समझ पा रहा है? पर जो आप लोगों को नहीं पता होता है वो जो कि मैं वो बात कर रहा हूं जो ऑथेंटिक है, सब बातें जो लिखी वो ऑथेंटिक है। जो एनसीईआरटी का जो लेबोरेटरी मैनुअल है, एक टेस्ट उसका नाम है CAN, कैन टेस्ट।
इसके अंदर जो है रेड कलर आपका आता है, रेड कलर। तो केन का पूरा नाम होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जितने भी अल्कोहल है इसमें रेड कलर रहते हैं। तो 4 टेस्ट हमको पता होने चाहिए, ये अल्कोहल के टेस्ट हैं। पहले 2 टेस्ट से हम लोग 1, 2, 3 डिग्री जो है यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उनके बीच में मेन जो है आपका लुकास टेस्ट जो दे रखा है एनसीईआरटी में, आइडोफोम टेस्ट दे रखा है, लेकिन 1, 2, 3 डिग्री के लिए लुकास टेस्ट काफी जो है इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कम होने ज्यादा होना चाहिए। ये दिमाग बच्चे लगाते हैं ना पेपर में, उनके उसमें जो है गोटे घूम जाते हैं। मैंने तुम्हारे सामने जो है डाटा दे दिए, डाटा ये रट्टा मारना है, लिखा है एनसीईआरटी में, क्यों कैसे का जवाब जो है आईओसी में पता करो। 4 साल से पढ़ रहे हो, मैडम को नहीं पूछा, मुझे पूछ रहे हो? ये नहीं बताया मैडम ने? तो मैडम ने क्या बताया फिर? फॉर फिनॉल, फिनॉल के लिए भी टेस्ट देखते थे। फिनॉल का जो पहला टेस्ट है वो है न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 में हमने कहा था वॉलेट कलर आपका आता है, वॉलेट कलर। दूसरा जो टेस्ट है वो होता है थैलिन टेस्ट, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। थैलिन टेस्ट, थैलिन टेस्ट के अंदर पिंक कलर आता है। थैलिन टेस्ट होता क्या है? थैलिन टेस्ट में फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड डालते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। तो जब हम डालते हैं तो उससे बनता है फिनोल्फथैलीन, बनता है फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर है। एक मिनट रुके, मैं आपको तरीका समझाता हूं। इस केस में 2 प्रश्न आते हैं कि फिनॉल, प्रश्न क्या आता है, 4 कंपाउंड देगा और पूछेगा थैलिक थैलिक टेस्ट से, थैलिन टेस्ट से कौन, थैलिन टेस्ट किस कंपाउंड का पीओसी है। तो पहले तो जवाब होगा फिनॉल, अरे है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें कलर क्या आता है, रेड कलर आपका आता है। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि फिनोल्फथैलीन, इसके ये जो शब्द है इसमें ही 2 चीजें लिखी हुई है, एक तो फिनॉल आ गया, फिनॉल दिख नहीं रहा है, और आपका जो है थैलिन लिखा हुआ है, तो मतलब ये है थैलिक एनहाइड्राइड, क्या है? तो फिनोल्फथैलीन जो इंडिकेटर है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड। नहीं आ रहा है भाई? और इसका कलर तुम्हें पता है? क्या कलर आपका आता है? पिंक कलर आपका आता है? नहीं आता है। क्या ये कलर पीएच पे डिपेंड करता है? वो आपको आयनिक में सिखाएंगे सर। तो ये लिखो इसको, आज ही होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सही काम पे हो रहा है। फिर एक और है, वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल क्या कलर आएगा? वाई टीपीटी, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है उसमें।
फिनोल के बाद मैंने लिखा है एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट। बच्चों एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है 2,4-DNP। 2,4-DNP का एक नाम था ब्रेडीज रिएजेंट। कलर क्या आएंगे इसके अंदर? रेड, ऑरेंज, येलो। आयोडोफॉर्म टेस्ट पता ही, काफी चर्चा हो चुकी है इसके ऊपर। अगर एल्डिहाइड देखो ये इन सबकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो फेवरेबल क्वेश्चन बनता है वो है टॉलरेंस, फेलिंग, बेंडिंग और शिफ्ट। ये एल्डिहाइड ही देते हैं। और एक जो चीज एनसीईआरटी में, तो अपने जो एनसीईआरटी है उसमें तो एल्डिहाइड, टॉलरेंस और फेलिंग लिखा हुआ है, लेकिन जो लेबोरेटरी का जो मैनुअल है उसमें टॉलरेंस, फेलिंग, बेंडिंग तो शिफ्ट चारों दे रखे हैं। अच्छा, उसमें एक बात लिखी हुई है नीचे नोट लगाकर कि कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या फेलिंग टेस्ट देगा। ये जाना, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, लिखवा रखा है अपन ने। तो ये जो टेस्ट मतलब पेपर के अंदर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट और टॉलरेंस, फेलिंग, बेंडिंग शिफ्ट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। लास्ट दो चीजें मैं लिखता हूं, उसको लिखो। ये हम लिस्टिंग ये हमने सब पढ़ रखे हैं, हमने पेपर, हमने क्वेश्चन भी कर रखे हैं। हम ये लिस्टिंग इसलिए बना रहे हैं ताकि ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं आपके पता लगे, हाँ हम लोगों ने कर रखे हैं। सेकंड लास्ट कैटेगरी जो है वो है एसिड का। एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है एक तो लिटमस टेस्ट होता है, फिर आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। इसको मैं लिखा था इनोवा टेस्ट। फॉर अमाइन के लिए कार्बालामाइन, हिंसबर्ग, HNO टेस्ट। जी नहीं, उसके बाद में उसमें कुछ लिखा नहीं, इसमें कुछ ज्यादा ज्ञान दे नहीं रहा हूं। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्योंकि फेलिंग जैसा है वैसे बेंडिक थे, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जो देते नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग और बेंडिक नहीं देंगे, दोनों का ऑब्जर्वेशन में सेम है, रिएजेंट भी सेम है। लेकिन क्या होता है फेलिंग में, क्या होता है बनता है टार्ट्रेट बनता है ना, उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, वो थोड़ा सा स्टेबल कम होता है, तो लॉन्ग टर्म में फिर वो जो है सोल्यूशन स्टेबल नहीं है, इसलिए उसके लिए आजकल बेंडिक को यूज करते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन फेलिंग का है वही ऑब्जर्वेशन बेंडिक का है, जो ये नहीं देंगे वो ये भी नहीं देंगे नहीं। बस शिफ्ट टेस्ट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक दोनों दे देते हैं। मैंने वो लिखा है ऐसे नहीं कि इतना इतना पूछता ही नहीं है, वो जो बातें एनसीईआरटी की पूछेगा ये नहीं देता है, ये भी नहीं देगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेकिन शिफ्ट टेस्ट दे देता है। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा यहाँ पे एक चीज और आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर एक और जो हम लोगों ने लिखा है न्यूट्रल FeCl3। ना इसके अंदर यहाँ पे था आपका लाइट पिंक, ये लाइट ब्राउन, ठीक है। लिटमस से देता है क्या, क्या ऑब्जेक्शन होंगे? हाँ, ब्लू सिग्नल जाएगा, रेड। ना ये पता था क्या था, इनोवाला टेस्ट, कुछ याद आपको आया? इनोवाला टेस्ट आपको याद आया क्या? क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, जब किसी एसिड पर डालते हैं इनो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 कहां से निकलती है? आप अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हो, डकार आती है, गैस निकलती है, वो किस निकल, पेट से निकलती है या फिर जो है आपका जो है कोल्ड ड्रिंक से निकलती है? कोल्ड ड्रिंक क्यों, कोल्ड ड्रिंक होता है सोडा होता है, तो सोडे से CO2 निकलती है। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ना न्यूट्रल FeCl3, अब अगेन यहाँ पर जो आपका लाइट पिंक आपका आएगा। ना अमाइंस, लास्ट अमाइंस बच्चों ये हमने पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं बदबू वाला टेस्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, ये कौन कौन देगा? ये प्राइमरी, हाँ एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन दे सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हिंसबर्ग टेस्ट 1, 2 और 3 तीनों तीनों का ऑब्जर्वेशन अलग आते हैं। ये 1, 2, 3 ये भी आपका ऐसे ही है।
1, 2, 3 डिग्री के दोनों ही पीओसी हिंसबर्ग और HNO2। सेपरेशन में कौन सा यूज करते हैं? सेपरेशन में कौन सा यूज करते हैं? हिंसबर्ग लिखवा रखा है। इट इज अ टेस्ट फॉर पीओसी एज वेल एज इट इज यूज फॉर सेपरेशन 1, 2, 3 डिग्री अमाइन। एजोडाई टेस्ट था, पढ़ा था अपने कपलिंग रिएक्शन में। ये केवल प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन देते हैं। क्या यहां तक बात की हो रही है? अगर आपने इतना लिखा है, अब कोई लेबोरेटरी मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी को बार बार पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ यही दे रखा है इसके अंदर। बात करते हैं, हम लोग चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। अगला चैप्टर है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज है पहले देख लेते हैं। पहले तो है इसमें, अच्छा, बायोमोलिकुल्स। चैप्टर का नाम है आपका बायोमोलिकुल्स। क्या आपको लगता है कि टीचर गोटी खा के आ रखा है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है अमाइनो एसिड, तीसरा है प्रोटीन, चौथा जो है आपका है न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद फिर वहां बचता है दैट इज विटामिन, फिर है हॉर्मोन्स। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे ठीक है भाई, स्पेलिंग का क्या करना है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, बात पहले करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? बस ये खत्म है मामला। पॉलीहाइड्रोक्सी, एक मिनट रुके, जो अपन करने वाले, मैं आपको इसमें लाइन टू लाइन नहीं समझा पाऊंगा, उसकी लिमिटेशन है। मैं आपको जो है मेन में जो बातें जो आपके पूछ जाती है वो सब करा दूंगा, तो घर जाकर आंसर भी पढ़ना है। समझ आपको आ रहा है? पुराने जो पीछे साल के पाप है वो दो दूंगा मैं। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा बताऊंगा, लेकिन घर जाकर आंसर भी पढ़नी है। जैसे मैं आपको दूंगा विटामिन का क्वेश्चन दूंगा, न्यूक्लियस का क्वेश्चन। न्यूक्लिक एसिड में तुम्हें पूरा पता है, तुम बीएससी करके बैठे हुए हो, डीएनए आरएनए जानते हो ना? अरे हाँ है ना, वही दे रखा है उसके अंदर। उसमें क्वेश्चन क्या आता है वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये कुछ के क्वेश्चन मैं दूंगा, कुछ में पढ़ाऊंगा पार्ट, देखते हैं कितने लोग हम समझ पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में समझते हैं तो पहले तो है डेफिनेशन, आपको लिखना पड़ेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, या फिर लिखा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। और उसमें वो कहता है कि ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, ये डेफिनेशन है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, मतलब उसके पास में जो है कायरल सेंटर होगा। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के बाद कुछ डायग्राम बना दूंगा मैं आपको, और इन डायग्राम का बड़ा क्वेश्चन रहेंगे, तो वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले डायग्राम बनाता हूं मैं।
लगता है आज जो है आज लगता है सर जो है गांजा ही फूक क्या रखें बता देते हैं। आपको भी लग रहा है ना अब? मेरे को भी लग रहा है अब। मेरा ध्यान किधर है? पहली बात तो ये कि बायोमोलिकुल्स में जो भी बताया जाएगा तो वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं है। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाए तो ये मत समझना कुछ अलग जो है मैं ज्ञान जो है बता रहा हूँ। जो बातें खास है, जो बातें हैं एनसीईआरटी में, उसकी बात करेंगे। और जहां से प्रश्न आपके आ चुके हैं, मैंने कुछ डायग्राम बनाए, उस डायग्राम को फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलोबरेट करूंगा। किस तरफ? एक बार देखो इधर बोर्ड पर, पेन रखो एक बार, कोई भी कमा उठा लो। ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर जहां जहां एल्डिहाइड है उनको बोला गया है एल्डोज। क्या बोला गया है? और जहां कीटोन दिखेगा, ये कीटोन दिख रहा है आपको, क्या होगा? कीटोज। क्या होगा? कीटोज। इसके बाद फिर इसके आगे अगर कार्बन की संख्या को जोड़ दो तो उससे ही उसका नाम बना हुआ कैटेगरी का नाम बनेगा। जैसे मान लो यहां पर ये है, कितने कार्बन है? 1 2 3, तो इसका नाम होगा ट्राई एल्डोज। क्या है? ट्राई एल्डोज। यहां पर इसका नाम क्या होगा बताओ? कैटेगरी का नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ, हेक्सो एल्डोस। इसको ऐसे भी लिखा गया है, एल्डो हेक्सोस बोलते हैं इसको, एल्डो हेक्सोस। इसका नाम क्या होगा? कीटो हेक्सोस। ये एल्डो हेक्सोस है क्या? अरे है ना? तो बच्चों एल्डो हेक्सोस कीटो हेक्सोस क्या होते हैं? एल्डो पेंटोस क्या, कीटो पेंटोस क्या है? तो पता होना चाहिए। एल्डिहाइड के लिए एल्डोस यूज किया गया है, कीटोन के लिए कीटोस यूज किया गया है ना। बात करते हैं इधर। अब चलते हैं स्टोकेमिस्ट्री के अंदर। आपको लिखना नहीं सुनना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड के सामने ये आपका डी और फिर यहां ब्रैकेट में प्लस लिखा हुआ है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के आगे ब्रैकेट में प्लस है और प्लस के आगे जो है डी लिखा हुआ है। इन दोनों का मतलब एक ही, अलग अलग है? अलग अलग है क्या? ये डी क्या शो करता है बच्चों? ये डी शो करता है रिलेटिव कन्फिग्रेशन। रिलेटिव कन्फिग्रेशन हमने लिखा था बॉटम कायरल सेंटर पर, बॉटम कायरल सेंटर पर अगर OH राइट हैंड साइड में होगा डी होगा। और ये जो डी प्लस को हम देख के ये इंसान देख के बता सकता है, लेकिन ये प्लस में इंसान देख के नहीं बता सकता है। तो ये आपका जो है OH बॉटम कायरल सेंटर, तो आपका ये आपका ये यहाँ पे, इसका पता क्या होगा? यहाँ पर डी होगा ना, ये डी होगा। यहाँ पर बॉटम कायरल सेंटर देखना है तो सब क्या डी है? क्या ये डी है? डी है। तो हम डी और एल को बता सकते हैं। अच्छा बता, मैं कुछ चीज, नेचुरली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब डी फॉर्म में होते हैं, कैपिटल डी फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? क्या ये डेक्स्ट्रो होता है? नहीं, कैपिटल डी का कोई नाम नहीं है, स्मॉल डी को बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो। क्या आपको सुनना पड़ा? जो नेचुरली कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो डी फॉर्म में होते हैं, और जो नेचुरली अमीनो एसिड मिलते हैं, अमीनो एसिड, वो एल फॉर्म में होते हैं। एल फॉर्म, कैपिटल एल फॉर्म। अरे है ना? ठीक, ये बात क्लियर होगी। कैपिटल डी कैपिटल एल खत्म हो गया, कैपिटल डी कैपिटल खत्म हो चुका है ना। कौन से डेक्स्ट्रो होंगे, कौन से लीवर होंगे? क्या हम बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। ये प्लस माइनस या डेक्स्ट्रो लीवो हम नहीं बता सकते, ये मशीन बताती है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, वो ये है। अच्छा, इनमें से ग्लूकोज कौन सा है? क्या ये ग्लूकोज है? तो बच्चों ये आपका है ग्लूकोज है, इसको लिखा गया है आपका ये प्लस है, ये माइनस है। ना ये आपका जाएगा डी, डी डैश प्लस डैश ग्लूकोज। ना ये वाला ये हो जाएगा डी, यहाँ जाएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका जाएगा फ्रक्टोज। अरे है ना? ये अच्छा, ये डैश लगा हुआ समझ पा रहा है? डी है, ये माइनस है। तो फ्रक्टोज जो होता है वो लिबोरेटरी होता है। क्या होता है? ग्लूकोज क्या है?
क्या समझ में आ रहा है? ये जो है माइनस नहीं है, ये डैश डैश लगा हुआ, डी डैश, ये प्लस, समझ आपको आ रहा है? ठीक। अब बात करते हैं यहां पे, और आप लोगों ने पढ़ा था ये एरिथ्रोथ्रियो, सुना है बच्चों? ये एरिथ्रो, ये भी ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है। देखो एरिथ्रोथ्रियो जो है वो 2 कायरल सेंटर के लिए होता है। अगर वहां पे ग्रुप जो है सेम साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं एरिथ्रो। क्या बोलते हैं? एरिथ्रो। तो एरिथ्रो के नाम से इसको नाम पुकारा गया, पूरा हो गया एरिथ्रोस। क्या हो गया? इथ्रोस। अगर OH अपोजिट है बच्चों तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थ्रियोस। क्या बोलेंगे? थ्रियोस। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक, बात करते हैं। अब बात करते हैं यहां पर, यहां की बात करते हैं। इधर ये 3 कायरल सेंटर हैं। कितने कायरल सेंटर है? 3 कायरल सेंटर हैं। इसका नाम है राइबोस। क्या नाम है? तो एनसीईआरटी ने मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल में लिखा है। मोनोसेकेराइड मतलब ये होते हैं, एक मिनट रुके, मोनोसेकेराइड पता है? ये इंडिविजुअल है ना सब आपके सामने, एक रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डायग्राम बने बनाए। सारे डायग्राम अलग अलग है ना? क्या है, कोई सिमिलर है क्या? नहीं। इनको बोला गया है मोनोसेकेराइड। क्या बोला गया है? अगर इनमें से कोई 2 आपस में बॉन्डिंग कर लें उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? तो ऐसे को अगर डालेंगे पानी में तो 2 यूनिट अगेन बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड्स। एग्जाम्पल समझाता हूं। चीनी तो चीनी, सुक्रोज, क्या बोलते हैं उसको? सुक्रोज, कैन शुगर बोलते हैं उसको। चीनी घर में खाने की चीनी होती है जो। सुक्रोज जो होती है बच्चों, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? हाँ। तो 2 कंपाउंड आकर आपस में ज्वाइंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डाइसेकेराइड। तो आंसर ने इसे लिखा है कि इसको डालेंगे पानी में तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? अगर 3 बनते हैं हम बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? 4 होंगे तो, अरे नहीं यार रुको, टेट्रासेकेराइड। तो 2 से लगाकर 10 तक अगर आपस में ज्वाइंट होते हैं उसको नाम दिया गया, पूरा नाम दिया गया ओलिगोसेकेराइड। क्या नाम दे रखा है? तो पहला हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। जहां पे डालेंगे पानी में तो 2 से लगा 10 तक यूनिट वो दे सकते हैं। अगर 2 देते हैं तो डाइसेकेराइड, 3 देंगे तो ट्राइसेकेराइड। अपने सिलेबस में डाइसेकेराइड्स हैं। फिर पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? कि हाँ मोर देन 10, अगर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड आपस में जो है क्लस्टर बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड्स। जैसे स्टार्च हो गया, आलू आलू हो गया, राइस हो गया, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। इसको डालें तो लिखा है व्हाट एंसर क्या लिखा है कि उसको हाइड्रोलिसिस करवाने पर मोर देन 10 यूनिट्स निकलती है इसमें से। तो सिंपल सी बात है कि हमने कहा ये क्या हो जाएंगे? पॉलीसेकेराइड। क्या यहां तक बात हो रही है ना? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ग्लूकोज के कितने स्टीरियोआइसोमर होते हैं? स्टीरियोआइसोमर, हाँ, स्टीरियोआइसोमर्स ग्लूकोज के कितने होते हैं? हाँ, 2n। यहाँ पे n कितनी, n काय से कितने? 1 2 3 4, भूल गए ना तुम लोग? 4 क्या जाएगा? 16। क्या यहाँ तो बात हो रही है? ये n की जो वैल्यू, n क्या है यहाँ पे? कायरल सेंटर। अगर यही क्वेश्चन तुमसे अगर पूछ ले, मैं एक्चुअली मेरा काम ये है कि एनसीईआरटी की जो है डेड जो लैंग्वेज है उसे क्वेश्चन कैसे बते वो बताना है। तो ध्यान से सुनो, मैं बता क्या रहा हूं। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि फ्रक्टोज की बात करते हैं, हाँ, क्या यहाँ पे 2 to the power 3 हो जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 8, 1 2 3। क्या यहाँ तो बात क्यों हो रही है? ठीक, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये जो डायग्राम लिखा है इसका नाम होता है मेनोज। क्या नाम होता है? मेनोज। और ये जो डायग्राम है इसका नाम होता है गैलेक्टोज। क्या नाम है? गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज के कजिन है। कजिन समझते हो? सगा भाई नहीं है, हाँ चाचा का है, चचेरा भाई है। अब ग्लूकोज मेनोज के अंदर ये रिश्ता क्या कहलाता है? चचेरा भाई है। ये एनेंशियोमर या डायस्टोमर है? ये डायस्टोमर है। क्या है? डायस्टोमर है। और इसके अंदर जो है ग्लूकोज में 1 ये 2 3 4 5 और नंबरिंग कर रखी है। नंबरिंग जो है आईयूपी से लेकर रखी है। कौन से कार्बन पर ये अलग है? हाँ, क्या 2 पे अलग है? तो इनको बोला गया है ये कहे C2 एपीमर है। क्या है ये? C2 एपीमर। नाम तो सुना होगा आपने। एपीमर का मतलब होता है डायस्टोमर, जो किसी एक कायरल सेंटर पे अलग हो, किसी एक कायरल सेंटर पे अलग होना चाहिए। तो नंबर 2 पे अलग है ये, दिख रहा है आपको?
ग्लूकोज गैलेक्टोज आपस में क्या होंगे, बताओ क्या होंगे ये, C4 एपीमर। क्या यहां तो बात क्यों रही है, क्या एपीमर डायस्ट्रीमर होते हैं ना। C4 एपीमर का मतलब क्या है, हाँ नंबर 4 पे OH है, अपोजिट हो रहा है, अरे हाँ है ना। ना अगर आपको ग्लूकोज पता होगा तो मेनोज नहीं आ सकते हैं, मेनोज अगर ग्लूकोज पता है तो गैलेक्टोज बना सकते हैं, मेनोज भी। क्या यहां तक बात क्यों हो रही है, क्वेश्चन मेरा ये, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में कौन से आइसोमर्स होते हैं, कौन से आइसोमर है, क्या है फंक्शन, यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है कीटोन है, ये आपस में क्या है फंक्शन आइसोमर, ये दोनों आपस में क्या है डायस्ट्रोमर है, क्या है डायस्ट्रोमर है, और डायस्ट्रोमर है तो कौन से कार्बन पे अलग है तो वो उसका जो है नाम आ गया C2 एपीमर C4 एपीमर। क्या यहाँ तक बात क्यों हो रही है, आपके सामने देखो यहां पर कार्बन है 3 तो उसको बोला गया है ट्रायोज, ये है टेट्रोज, ये भी टेट्रोज, ये है पेंटोज, ये सब क्या है हेक्सोज। अब एनसीडी के स्टेटमेंट सुनो, फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, क्या स्टेटमेंट, fructose has capital D configuration, fructose has dextrorotary, false है, क्या होता है वो लिवो होता है। क्या यहां तो बात की हो रही है, फ्रक्टोज है 16 स्टीरियोआइसोमर्स टोटल, फॉल्स, ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं। क्या यहां तक ठीक है ना, ग्लूकोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, सही है, ये सब अलग अलग ही तो हैं, ये सब जो है मोनोसेकेराइड। क्या आपका समझ आ रहा है, आप सभी लोग जो हैं इन सब नाम को मेंशन करिए और लिखिए आप लोग। लगता है मॉड्यूल आज भी नहीं हो पाएगा, मैंने मैंने नहीं किया जानबूझकर, तुमने बोला था लेकिन मैंने कहा जो है तुम्हें, मैंने कहा POC लिखवा दूं, पता चला कि जो है फिर मॉड्यूल चक्कर में वो छूट जाती। कल भी लेक्चर है ना अपना, टेस्ट से पहले जूम पे मीटिंग करवा दें सारे बैच की। फिर तो हो गया फिर आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, हाँ
दो तरह के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला क्लासिफिकेशन दे रखा है हाइड्रोलाइसिस से। किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अगर करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, अगर नहीं होता है वो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में सारा डायग्राम बना के बता दिए, सारे एग्जांपल मैंने बता दिए। अगर हाइड्रोलाइसिस होता है और वो 2 से 10 यूनिट देता है उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो ध्यान रखना 2 से 10 दे रखा है एनसीईआरटी ने। अगर वो 2 यूनिट्स देता है जो कि डाइसैकेराइड्स होते हैं, उसके 3 एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अगर 2 से ज्यादा अगर हाइड्रोलाइसिस होता है और 10 से ज्यादा होता है, उसमें यूनिट्स निकलती हैं, उसका हमने बोला पॉलीसैकेराइड। 3 सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन गम्स के नाम को भी एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम्स। ग्लाइकोजन का नाम सुना है? एनिमल स्टार्च बोलते हैं ना, एनिमल स्टार्च। तो ये एनसीईआरटी ने गम्स की बात तो नहीं करी, लेकिन शुरुआत में क्लासिफिकेशन में लिखा है उसने। तो गम्स हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया। ठीक है, इन सबको याद करने का तरीका है। इन सबको शॉर्टकट से जो है आराम से सर्च याद होती है, आपको डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पहला क्लासिफिकेशन उसको मैंने लिखा है अभी, आप इसको आप लिखें। सेकंड क्लासिफिकेशन ग्लूकोज की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। क्या राइबोस मोनोसैकेराइड है? हाँ, कई लोग स्टार, सेलुलोज, ग्लाइकोजन को अलग अलग तरीके से रट्टा मारते हैं। भाई इसमें सिंपल से ट्रिक, स्टार याद कर लोगे तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन अपने आप होते हैं। बात करेंगे अपन इसका सेकंड क्लासिफिकेशन, बात करेंगे वो है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसकी चर्चा करेंगे, पूरी क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, उसको आप लोग लिखो एक बार तो होमवर्क को। अमाइंस कंपाउंड की एक्सरसाइज कर लेना। क्वेश्चन है वो है विटामिन, विटामिन्स, इनके सोर्सेज क्या होते हैं और डेफिशिएंसी डिजीज। लिखवाइए, अभी होमवर्क है, क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूं। घर जाकर मान लो विटामिन ए, क्योंकि ये डिजीज तो याद करनी पड़ेगी ना भाई, समझ रहे हो? मैं लिखवाऊंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मतलब नहीं है। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, इसका भी पता है ना ये तो। और मैक्सिमम टाइम मैचिंग तो कॉलम में आता है। तो आपको विटामिन की टेबल बनानी होगी, इधर सोर्सेज लिखने होंगे, इधर आपको लिखना डेफिनेशन लिखना होगा। इधर एक आपका आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपने डीएनए आरएनए पढ़ रखा है। तो डायग्राम पे क्वेश्चन आपके आते हैं, यूरेसिल का डायग्राम पूछा गया है। नाउ एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इसमें यूरेसिल का डायग्राम पूछा गया है। तो आप अगर कुछ ज्यादा ना करो, कोई 2 डायग्राम देख लो, तो एटलीस्ट कम से कम जो है वहां पे जो है यूरेसिल पूछा गया है, तो आपको डायग्राम देखना है। क्या करना है? डायग्राम देखना। तो इसके अंदर क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है यहां से, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप इसके अंदर विटामिन, मैं पूछूंगा इसमें से कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी, इसका सोर्सेज क्या होता है। तो ये पूछा गया, लास्ट से भी आपका आया हुआ है। इसके अंदर ये जो है, एक काम करते हैं, आप उसको लिखो, इसको क्वेश्चन हो गया कि बनते बात करेंगे इसके अंदर। आप लोग ये सोचते हो, लेकिन वास्तव में जो एनटीए का जो पेपर है वो जेई वालों के लिए भी होता है। अरे हाँ, है ना? तो उसके अंदर जो है वो स्मॉल स्मॉल बातें पूछ रहा है, वो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके आएंगे उसकी बात करेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में हम लोग ग्लूकोज और डाइसैकेराइड की बात करेंगे।
अमाइंस कंपाउंड का चैप्टर को आप करें। थैंक यू सो मच। सॉरी, टेस्ट में जो है 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आ सकते हैं। लेवल तो आसानी आएगा, लेवल कहां बेटा? इतना लेवल अपन ने यहां पे कर दिया, आपको बचा हुआ है क्या? इतनी जान फूक रहे मतलब क्या है?